Jai Hind bachcho. Thank you so much for giving me that response for my previous videos. Today we are consulting about electrostatics. Let us start with polarization. And जैसे कि आपको पता है आज की डेट क्या है 9 मई। क्या है 9 मई के दिन? जी आज बहुत एक स्पेशल ओकेजन है जिसको हम मदर्स डे बोलते हैं। ऐसे माता के लिए तो कोई दिन होता नहीं है, माँ के लिए क्या दिन, मेरे लिए तो हर दिन ही मदर्स डे है, पर एक स्पेशल ओकेजन है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी अपनी माँ के लिए आज तो कम से कम ऐसा कोई काम ना करो जिससे उन्हें थोड़ा सा भी गुस्सा आए आप पे। सुबह जल्दी उठ जाओ, थोड़ा सा पावा दबाओ, मतलब थोड़ा सा आज उन्हें स्पेशल फील कराओ। चलो सर, आज मैं पढ़ाता हूँ आपको पोलराइजेशन। पर पोलराइजेशन पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे पिछले जो वीडियोज़ है, जो कि मैं मतलब सिर्फ 7 मिनट के वीडियो है, उसको इसके पढ़ने से पहले जरूर एक बार रिकॉल कर दो। मतलब उसमें जैसे कि मैंने एक बहुत सिंपल सा मेथड बताया था, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करा लूँ। अगर मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल कराऊँ तो मैं ये बताया था आपको कि यहाँ पे होते थे क्या, न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस, और इसके दौरान क्या होते थे चार्ज। अगर चार्ज इधर गए मतलब इलेक्ट्रॉन्स अगर रब के दौरान इधर गए तो ये क्या, ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव और ये कौन सा चार्ज नेगेटिव, और इसके दौरान अट्रैक्शन होते थे। पर आपको जो मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था कि मैं ऐसे रब करके और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अटैच करवा रहा था, तो उस दौरान आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि देखो सर, इसको तो आपने रब किया, पर वो जो कागज के टुकड़े थे, ये जो छोटे वाले कागज के टुकड़े थे, इसको तो आपने रब नहीं किया। मतलब कागज के टुकड़े से तो इसको रब नहीं किया। इलेक्ट्रॉन्स इसके गए या इसमें आए या जो भी कुछ फंडामेंटल जो भी कुछ हुआ हो, ये तो एज इट इज जमीन पे रहे। तो ये कैसे खींच गए? तो इसमें तो माना कि ये इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, एक फोर्स अट्रैक्शन हुआ और ये दोनों खींच गए, पर ये खींचे। बोले बिल्कुल सही। ऐसे जब ऐसी चीजें आपके दिमाग में आ रही हो ना, तो मतलब कि आप चीजों को समझना स्टार्ट कर चुके हो। चलो सबसे पहले मैं पोलराइजेशन की आपको डिफिनेशन बताऊं तो चार्ज सेपरेशन इन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल्स caused by presence of another nearly charged object is called electrically polarization। चलिए ये तो डिफिनेशन है, मैं मतलब पहले से ही मेरा फोकस है कि इस पे कोई मतलब ये तो ठीक है भाई, ये तो वही है ना 3 इडियट्स में उसने बोला व्हाट इज मशीन, वो चीज़ है। पर मैं इसको मतलब हम लोग इसको कैसे समझेंगे? बोले यार यहाँ पे है ना अपना, बोले देखो यहाँ पे एक चार्ज, कौन सा चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज, आप नेगेटिव भी ले लो कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चार्ज मटेरियल ले लिया, यहाँ पे एक न्यूट्रल मटेरियल ले लिया। सी डेफिनेशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड प्रेजेंस ऑफ अनदर नियरली चार्ज बॉडी, तो हमने रख लिया। वैसे ही एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी। अब हमने क्या करेंगे भाई, चलो इस पर थोड़ा सोचते हैं। बोले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये न्यूट्रल है, चलो ये एटम्स में देखते हैं। बोले ये देखो, ये जो पूरी बॉडी है ये कुछ कुछ एटम्स से बनी होंगी, ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ एटम्स मिले होंगे इसमें। बोले इस सारे एटम्स के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स ही रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही रहता है ना आउटर मोस्ट में, प्रोटॉन्स तो हो नहीं सकते। बोले सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींचे होंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींचे होंगे। तो ये क्या होगा, इस पूरे सरफेस को अगर हम उस वे में देखें कि ये इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसके सारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींच गए, तो हम कुछ ऐसा देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इधर देखो, जैसे ये चीज देखो, बोले देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉन्स है। बोले ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ खींचे हैं, मतलब नहीं कि इसके तरफ खींच के चले गए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स गए नहीं, पर उनकी तरफ क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। सबसे पहले बात, जैसे आप एक चुंबक को रख दो, चुंबक रख दो, जब वो चिपक नहीं रहा है, मतलब एक दो चुंबक ऐसे रख दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल, एक ऐसा डिस्टेंस होता है जब ये चुंबक चिपकते नहीं है। पर इसके जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे झुके होंगे, ये दोनों के, अरे प्यार तो है ही ना भाई। अब घर वाले लोग ये मान के चलो ठीक है, जनरल एग्जाम्पल समझो, ये पॉजिटिव इसको बॉय मान लो, ये निगेटिव इसको गर्ल मान लो, ठीक है। अरे आपके वाला निब्बा निब्बी नहीं है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव जो है ये आपका निब्बा, ये निगेटिव जो है आपकी निब्बी। अब इनके घर वाले इनको रोक दिए कि बाबू जाना तो नहीं है घर से बाहर, लॉकडाउन है, पुलिस वाले मारेंगे। फिर भी इनका जो प्यार है वो इनको एक दूसरे की तरफ तो खींचेगा, भले ये घर से बाहर नहीं निकले कि लॉकडाउन है भाई, कुटाई उटाई हो जाएगी।
तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, वो क्या है, इसकी तरफ शिफ्ट होंगे और अपने घर वाले जो कि इनके अपने पॉजिटिव चार्ज है उनको एक साइड में रख दें। अब इस पूरे एटम्स, पूरे ये मेटल्स को हम देखें तो इसमें ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा कि इधर साइड इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इधर साइड इसके पॉजिटिव चार्ज, मतलब एटम्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड और प्रोटॉन्स अलग साइड। अगर हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये ऐसे बन सकता है, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा नहीं। चलो ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं निगेटिव चार्ज रखता तब क्या होता, बोलता यही चीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं और प्लस वाले इधर आ जाते हैं। मतलब इसके लड़के की जगह पे लड़की रख दो, लड़का यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लड़की रखो, यहाँ पे लड़का रखोगे तो लड़की इधर आ जाएगी। चीजें समझ में आ रही? इसी कॉन्सेप्ट को बहुत बार, मतलब ये एकदम बहुत बेसिक चीज है जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और इसी से इंड्यूस्ड करंट होते हैं, मतलब इंड्यूस्ड चार्ज होते हैं। जब भी हम रखते हैं कोई भी एटम्स में चार्ज रख दिए और उसके नजदीक एटम क्या होते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं, हम बोलते हैं ये क्या, हमने इंड्यूस कर दिया, उसने एक चार्ज को इंड्यूस कर दिया। तो पोलराइजेशन समझ में आया। जब हमने एक कोई चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के सामने रखा तो उसके जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो उसका एक तरफ खींचना, कि उसको क्या बोल दिए हम लोग जनरल लैंग्वेज में, पोलराइजेशन। चीज है, यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अब आगे आते हैं, चार्ज। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ले। बोले पॉजिटिवली मीन्स लॉस, नेगेटिवली मीन्स गेन। ये मेरे क्लास का हर बच्चा अब जान चुका है, अगर नहीं जान चुके हैं तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि पॉजिटिव मीन्स लॉस और नेगेटिव मीन्स गेन। कैसे? बोले देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाना था तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था ना, तभी ना ये आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स 5 और प्रोटॉन्स 5, तो यहाँ पे करके क्या आ गए थे बताओ। चलो अगर मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताऊं कि एक एटम लिया मैंने, यहाँ पे एक एटम लिया जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 प्रोटॉन्स थे अंदर में, तो इसका नेट चार्ज हम बताएं तो 5 - 5 0। हमने बोला ठीक है, बहुत सही। बोला एक रब करके इसका इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, अब बताओ। बोले 5 का 5 रह गया, प्रोटॉन्स तो लॉस नहीं हुआ, तो 5 - 4 1 प्लस का चार्ज हो गया। मतलब पॉजिटिवली चार्ज कब होगा, जब लॉस होंगे, और निगेटिवली ऐसी का अपोजिट, मतलब 5 एक गेन करा दो तो -6, तो एक माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ पे गेन कराने का मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन, तो निगेटिवली मीन्स गेन। चीजें समझ में आ गई। ये जो चीजें हैं कूलम्स, ये चीजें डिफिनीशन में आपको एज इट इज याद भी होनी चाहिए, ये चीज इसी फॉर्म में याद भी होनी चाहिए। इसके 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ ASU ऑफ चार्ज वाया 1/10 EMU ऑफ चार्ज। उसके बाद देखते हैं, ये वर्ड है थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल। बोले बिल्कुल ट्रांसफर करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव या निगेटिव किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ टच में लाते थे, जैसे रब करके उसको टच करते थे, तो क्या करते थे, अपने चार्ज को ट्रांसफर कर देते थे। चीज समझ में आ रही? तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफरेबल। अच्छा, उसके बाद ये चीज जो है एसोसिएटेड विथ मास। अच्छा, अगर उसमें से लॉस हुआ, जैसे ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी, फिर से देखो, अगर हम रब करें और इससे एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इसमें ऐड हुआ या इससे लॉस हुआ, तो उससे क्या होगा, मास में भी चेंजेस आएंगे, मास में चेंज आएंगे ना। अगर एटम्स को आप अच्छे से जानते हो तो एटम्स किस चीज से बना होता था, बीच में होते थे न्यूट्रल और आउटर मोस्ट में होते थे इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन्स के भी अपने मास होते थे, इस प्रोटॉन के भी अपने मास होते थे। तो अगर इनके चेंज होते हैं, ये किसी में ऐड होते हैं या किसी में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसके मास में भी क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। जो द बेस्ट इसके जो चीजें हैं वो ये, जो बेस्ट पार्ट है वो ये, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो यार, ये चीज, ये जो टर्म है, मतलब अगर आप कोई भी एग्जाम दो, चलो नीट दो, जेईई मेन दो, एयरफोर्स, नेवी, कोई भी दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे? बोले देखो यार, क्वांटाइज्ड अगर आपको चार्ज की प्रॉपर्टी से कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है तो वो सिर्फ यहाँ से आ सकता है, Q = ±NE। ठीक है, Q = ±NE कहने का मतलब वेयर N = 1 2 3। बोले ये चीज भाई समझ में तो आ रही है, लेकिन उस लैंग्वेज में बताओ ना, अपने वाले स्टाइल में, जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग को आता है जनरल टर्म में। बोले बहुत अच्छा, उसी टर्म में सीखते हैं। बोले देखो, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन जब लॉस कराया था तो आपने ये बोला था कि 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। आपने ये तो नहीं बोला आधा दे दो यार, 2.5 दे दो, 1.5 दे दो, ये इलेक्ट्रॉन्स का भाषा नहीं था।
क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगी या गेन होगी तो वो पूरा पूरी एक या पूरा पूरी एक ऐसे होगी, ये नहीं कि आधा गया पौना गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज। जब भी लॉस होगा या गेन होगा तो 1, 2, 3 के फॉर्म में होगा, 2/3, 14.5 ये सब फॉर्म में नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आते हैं। चार्ज इज कंजर्व, बोलते हैं इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के दौरान चेंज हो जाएगी क्या? टाइम के दौरान चेंज होंगी? बोले कि कंजर्व रहता है कोई भी चीज तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज नहीं होती, तो चार्ज भी नहीं होती है। चलिए इनवेरिएंट, आपको ये चीज अगर आप 11th पढ़ के आ रहे हो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th अच्छे से आ रहा है, तो इनवेरिएंट का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम, फ्रेम पे डिपेंड नहीं होगा। आप किसी भी फ्रेम में इसको चलाओ, ये क्या होगा, वैसे ही इनवेरिएंट रहेगा। तो आप इसको अगर पूरा कॉन्साइज करके पढ़ना चाहते हो तो मैं इसके पिछले वाले वीडियो जो कि 7 मिनट के, उसको पहले एक बार देख लो और उसके बाद इसको पढ़ो और आपको एक फ्लो नजर आएगा कि पहले वाले के बाद ये चीजें कैसे लिंक्ड है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं जो अपने तरफ से एक्सपीरियंस से जो चीजें बता रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इनको बहुत बेहतरी से पढ़ने की जरूरत है। बोलिएगा ये क्यों? बोले देखो, अगर आपको किसी भी सिस्टम के बारे में पूरा पता नहीं होगा तो उसके क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गलती मतलब गलत करते हैं या अपने अनुसार जो भी, मेरे हिसाब से वो गलत है। पहले इस पे फोकस नहीं करते, मतलब कॉन्सेप्ट्स को सीखने में फोकस नहीं करते, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने लगते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े कोचिंग्स वाले हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े पैकेज सीट्स पकड़ा देते हैं, एक पढ़ाया नहीं, बोला अरे 40 क्वेश्चन करके लाओ, 50 क्वेश्चन। बोले यार यहाँ पे फोकस करो ना, ये चीजें अगर मेरे को समझा दो कि चलना कैसे है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, कहाँ पे एक्सीलरेट करना है, कैसे चला जाता है, फिर मैं अपनी चीजें खुद से करूंगा ना। यही चीजें तो वो चेक कर रही है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ले रही है वो आपके यही चीजों को चेक कर रही है। अगर ये चीज पे आपको पकड़ नहीं है तो आपसे क्वेश्चन अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो आप चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेई हो या नीट हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे फोकस थोड़ा पहले कर लो। उसके बाद जब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हम पाएंगे कि अगर हमारे यहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हमसे सारे क्वेश्चंस होंगे। और चलिए इसी के साथ धन्यवाद।